सालू तो आज अपने कमरे से बाहर आई ही नहीं। उसने सुबह ही घर के तीनों सदस्यों को बोल दिया था कि उसका इस शादी से कोई लेना देना नहीं है, ना वो किसी भी रस्म में शामिल होगी। इस सब में शाम हो गई। हीर फ्री होकर कमरे में गई। उसे देखकर सालू ने अपना मुंह फेर लिया तो हीर उसके पास गई। जिस तरफ सालू मुंह करती हीर उसी तरफ पहुंच जाती। आखिर में सालू गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरे आगे पीछे घूम रही हो? हीर, तू कब तक नाराज रहने वाली है? देख, 4 दिन बाद मैं वैसे भी यहाँ से चली जाऊंगी, तो क्या मेरे आखिरी 4 दिन भी तू मुझसे नाराज होकर बिताएगी? उसकी आवाज़ सुनकर सालू झट से उसके गले लग गई और दोनों बहनें पहले तो खूब रोईं। फिर सालू बोली, क्यों कंप्रोमाइज कर रही है तू? मम्मी पापा ने बोल दिया और तू मान गई? हीर, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। मत करना ऐसा। हीर, सालू, यही मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी और मैं उन्हीं के लिए शादी कर रही हूँ। प्लीज़, तू ही तो है जिससे मैं अपने दिल की हर बात कहती हूँ, और तू ही वो इंसान है जो मेरी लाइफ के हर इम्पोर्टेंट फैसलों में मेरे साथ रही है। तो इस बार भी मेरा साथ दे दे। राघव जी को बुलाकर आगे बढ़ना मेरे लिए भी मुश्किल है और मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। हीर की बातें सुनकर सालू को उसका दुख समझ आ रहा था। वो बोली, ठीक है, सिर्फ तेरे कहने पर मैं तेरे साथ रहूंगी। अब प्लीज रोना बंद कर दे। हीर को सालू का साथ मिल गया था और अब वो थोड़ी सी निश्चिंत हो गई थी। दोनों बहनें सो गई थी। उधर श्लोक के कमरे में इस वक्त अयान बैठा हुआ था। उसने श्लोक को कुछ आइडिया दिया था और अब वो उस पर श्लोक को बोलने का इंतजार कर रहा था। अयान, भाई बोलो ना, कैसा लगा मेरा आइडिया? श्लोक, क्या दादू मानेंगे? अयान, अरे उनको नहीं बताना है। उनके बर्थडे की पार्टी उनके लिए सरप्राइज होगी। वो जगमोहन दादू है ना, उनको शामिल कर लेंगे हम। वो दादू को दिन भर बिजी रखेंगे। हम यहाँ सारी तैयारी कर लेंगे। अब बोलो। श्लोक, हाँ ठीक है, परसों दादू का बर्थडे है तो कल सारी प्लानिंग कर लेना और गेस्ट्स को इनविटेशन दे देना। हाँ हाँ भाई, मैं सब देख लूँगा। पार्टी ऑर्गेनाइज करने में तो मैंने पीएचडी कर रखी है। अयान बीच में ही श्लोक की बात काट कर बोला। फिर दोनों भाई भी सोने के लिए चले गए। अगला दिन। आज हीर की हल्दी की रस्म थी। जैसे किसी बेजार मूर्ति को रख दिया जाता है, वैसे ही हीर भी बैठ गई थी। जो हो रहा था उसमें उसकी कोई खुशी नहीं थी, लेकिन एक आखिरी इच्छा का मान रखने के लिए वो सब कुछ कर रही थी। ये सब देखकर सालू को घुटन हो रही थी, लेकिन वो भी हीर के लिए चुप हो गई थी। इधर अयान का पूरा दिन पार्टी की तैयारी में निकल गया, जबकि श्लोक का पूरा दिन ऑफिस में। इन दिनों ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से श्लोक फिलहाल के लिए हीर वाला मैटर भूल गया था। देवनारायण जी को आज अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही थी, इसलिए वो घर में आराम कर रहे थे। सुमन को भी ये पता था कि अयान और श्लोक अपने दादा को बर्थडे पार्टी देना चाहते हैं, लेकिन उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि अयान भाग भाग कर पार्टी की तैयारियां कर रहा है, जबकि श्लोक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर ऑर्डर झाड़ रहा है। खैर, शाम हुई। हीर अपने कमरे में थी और एक कागज पर कुछ लिख रही थी। सालू भी कमरे में आई और देखा हीर आंखों में आंसू लिए हुए एक कागज पर झुकी हुई है। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या लिख रही है तू? हीर ने एक लिफाफे में वो कागज डाला और सालू को पकड़ा दिया। हीर, ये एक लेटर लिखा है मैंने, जो राघव जी के नाम है, तो उनको ये दे देना जब वो वापस आ जाएं। सालू कुछ नहीं बोली और उसने वो लिफाफा हीर से लेकर अपनी अलमारी में रख दिया। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गईं। हीर छत की ओर देखते हुए सोचने लगी, क्या सोचा था और क्या हो गया मेरे साथ। जिनके नाम की हल्दी मेहंदी लगवाना चाहती थी, उनको ही नहीं पता कि मैं किसी और की होने जा रही हूँ। राघव जी, समझना मेरे इस फैसले को प्लीज़। ऐसा नहीं था कि हीर ने राघव से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। वो पिछले 2 दिनों से राघव का नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका नंबर बंद था और राघव का मॉरिशस वाला नंबर हीर के पास था नहीं, तो वो चाह कर भी उससे बात नहीं कर पाई। अगला दिन। आज हीर की मेहंदी का प्रोग्राम था। मेहंदी वाली उसे मेहंदी लगा रही थी। हीर से 2-3 बार पूछा मेहंदी वाली ने कि दूल्हे का नाम क्या लिखूं, लेकिन हीर की हिम्मत ही नहीं हुई सौरभ का नाम अपने हाथ में लिखवाने की, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखें एक बार फिर से भर आई थी।
सालू बोली, सिर्फ एस लिख दीजिए। लड़की ने हीर के हाथ में मेहंदी के बीच में बड़ा सा और गहरा एस लिख दिया। आसपास की औरतें बैठी हुई नाच गाना कर रही थीं। सालू को नाचने को बोला गया, लेकिन उससे हुआ ही नहीं। वो बस खड़ी होकर थोड़े से हाथ हिलाकर वापस हीर के पास आकर बैठ गई। सैगल हाउस में अयान और श्लोक ने एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। देवनारायण जी आज पूरा दिन जगमोहन जी के साथ थे। शाम के समय में दोनों घर में आए तो देवनारायण जी हैरान रह गए। पूरा घर शानदार तरीके से सजा हुआ था और उनके काफ़ी दोस्त वहाँ आए हुए थे। कुछ पारिवारिक दोस्त थे तो कुछ बिजनेस से जुड़े हुए दोस्त थे। श्लोक और अयान ने आगे बढ़कर अपने दादू के एक एक हाथ थाम लिए और उन्हें हॉल के बीच में लेकर आए, जहाँ केक रखा हुआ था। देवनारायण जी ने केक काटा और पहले श्लोक फिर अयान को केक खिलाया और फिर दोनों को गले से लगा लिया। फिर सब लोग पार्टी को एंजॉय करने लगे। पार्टी अपने पूरे जोर पर चल रही थी कि अचानक से ही देवनारायण जी को चक्कर आया और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। श्लोक ने उन्हें गिरते हुए देख लिया और जोर से चिल्लाया, दादू! और फिर वो जल्दी से उनकी ओर दौड़ पड़ा। अब बाकी सबका ध्यान भी उस ओर चला गया। अयान भी जल्दी से उस तरफ आ गया। श्लोक, दादू, क्या हो गया है आपको? उठिए ना। श्लोक ने अपने दादाजी का सर अपनी गोद में रखते हुए कहा। तभी जगमोहन जी उसके पास आए और बोले, श्लोक बेटा, हमें अभी देव को हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, जल्दी करो। लेकिन आप तो डॉक्टर हैं ना दादू, तो आप मेरे दादू को होश में ले आइए ना। ये अयान की आवाज़ थी, जो जगमोहन जी से रिक्वेस्ट कर रहा था। जगमोहन जी, अयान बच्चे, तुम्हारे दादू को फिलहाल दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत है। श्लोक, उठाओ देव जी को बेटा। फिर उन्होंने सुमन को मेहमानों को विदा करने का इशारा किया। सुमन ने भी इस बात को समझा और सबको पार्टी खत्म होने की बात कही। श्लोक अपने दादाजी को लेकर बाहर गाड़ी की तरफ गया। वो देवनारायण जी को लेकर एक गाड़ी में बैठ गया और जगमोहन जी भी उनके साथ ही थे। उनकी गाड़ी हॉस्पिटल की ओर निकल गई। मेहमानों के जाने के बाद अयान भी सुमन को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल गया। वो लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक देवनारायण जी का इलाज शुरू हो चुका था। श्लोक लगातार चक्कर काट रहा था और जगमोहन जी भी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। अयान, भाई, क्या हुआ अचानक से दादू को? श्लोक से बोला ही नहीं गया। वो अपने दादू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके पास उनके अलावा और था भी कौन जो उसे प्यार करता हो। अयान उसका छोटा भाई था, लेकिन किसी बड़े का प्यार उसे सिर्फ दादू ने ही दिया था। सुमन के लिए तो वो हो ना हो कोई फर्क नहीं था। श्लोक सिर्फ इतना बोला, इलाज चल रहा है, डॉक्टर ही बताएंगे क्या हुआ है। जगमोहन जी का दिल कर रहा था कि श्लोक को सब सच बता दे कि उसके दादू किस बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन वो देवनारायण जी को किए वादे की वजह से चुप था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए। श्लोक और अयान जल्दी से उनके पास पहुंचे। श्लोक, डॉक्टर, दादू कैसे हैं अभी? क्या हो गया है उनको अचानक से? डॉक्टर, मिस्टर सैगल, ही इज़ ऑलरेडी इन द लास्ट स्टेज ऑफ लंग कैंसर। ऐसे में ये प्रॉब्लम तो आनी ही है। आपको उनकी मेडिसिन का ध्यान रखना चाहिए था। अभी तो हमने अपनी तरफ से उनका इलाज कर दिया है, लेकिन फिर भी आप ख्याल रखिए उनका। समय कम है उनके पास। थोड़ी देर में उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग मिल सकते हैं। डॉक्टर तो बोलकर चले गए, लेकिन श्लोक अयान और सुमन के पैरों तले से जमीन खींच कर ले गए थे। श्लोक तो किसी और ही दुनिया में चला गया था, जैसे उसके कान में बार बार डॉक्टर की कही हुई बात घूम रही थी, ही इज़ ऑलरेडी इन द लास्ट स्टेज ऑफ लंग कैंसर। कदम लड़खड़ा गए थे उनके। अयान ने जल्दी से संभाला उसको और जगमोहन जी भी आ गए थे उसके पास। जगमोहन जी, श्लोक बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। यह वक्त अपने परिवार को संभालने का है। सुमन, अंकल, क्या आप जानते थे पापा जी की बीमारी के बारे में? जगमोहन जी, हाँ, मुझे पता था इस बात के बारे में। सुमन, फिर भी आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। हम लोग पापा जी को अमेरिका ले जाते, इलाज करवाते उनका। जगमोहन, सुमन बेटा, देव और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इस बारे में पता चला है और लास्ट स्टेज वाली बात भी उसी रिपोर्ट में थी। देव नहीं चाहता था कि तुम सबको ये बात पता चले, इसलिए मैं मजबूर था। बाकी अब इलाज होना मुमकिन नहीं था,
इसलिए अमेरिका ले जाने का भी कोई फायदा नहीं था। इतनी देर में देवनारायण जी को बाहर ले आए और रूम की ओर ले जाने लगे। अयान, सुमन और जगमोहन जी भी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन श्लोक अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हो क्या गया है। उसके दादू तो इतने स्ट्रांग थे और उनका दूर हो जाना तो श्लोक सपने में भी नहीं सोच सकता था। श्लोक को जब से अपने दादाजी की बीमारी और कुछ ही समय बाकी होने की बात पता चली थी, तब से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अब भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था और वो अपनी सोच से तब बाहर आया जब जगमोहन जी ने उसे बुलाया। श्लोक बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? देव के पास नहीं चलना है क्या? उसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा। जगमोहन जी ने श्लोक के कंधे को हिलाकर उसे किसी तंद्रा से जगाया था। जैसे श्लोक, हाँ हाँ चलिए। उसके दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है यह तो जगमोहन जी नहीं जानते थे, लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थे कि ऊपर से खुद को शांत दिखाने वाला श्लोक मन ही मन किसी बड़ी उलझन में है। खैर, वो दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जिसमें देवनारायण जी को रखा गया था। अयान और सुमन पहले से ही वहां मौजूद थे। सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। कमरे में एकदम खामोशी थी। कुछ ही देर बाद देवनारायण जी को होश आ गया। सब लोग उनके पास पहुंच गए। श्लोक थोड़ा पीछे की तरफ ही खड़ा हुआ था। जगमोहन जी ने डॉक्टर को बुला लिया था। पहले डॉक्टर ने उनको चेक किया और फिर सब अभी नॉर्मल है बोलकर चले गए। अयान, दादू कैसे हैं आप अब? देवनारायण जी, देखो मुझे कैसा लग रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वो तो मुझे जरा सा चक्कर आ गया था। तुम लोग खामखा ही परेशान हुए। सुमन, और कितना झूठ बोलेंगे पापा जी, हम आपकी बीमारी का सच जान चुके हैं। अब देवनारायण जी का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर डर का भाव आ गया और यह डर श्लोक के लिए था। जगमोहन जी ने उन्हें इशारे से बताया कि सुमन की बात सच है और सबको पता चल गया है। श्लोक से नजरें नहीं मिला पा रहे थे वो। देवनारायण जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने जब आंखें खोली तो देखा श्लोक उनके सामने खड़ा हुआ है और उसकी आंखों में एक ही सवाल था कि क्यों, आखिर क्यों आपने इतनी बड़ी बात छिपाई। देवनारायण जी को कुछ न बोलता देख श्लोक मुड़कर जाने लगा तो उन्होंने उसको आवाज दी, श्लोक। आगे बढ़ते हुए श्लोक के कदम रुक गए, लेकिन वो पलटा नहीं। देवनारायण जी समझ गए कि वो उनसे नाराज है। वो फिर बोले, मेरे पास आओ श्लोक। अयान, बेटा तुम भी यहाँ आओ। दोनों भाई अपने दादू के पास जाकर उनके अगल बगल में बैठ गए। फिर देवनारायण जी ने दोनों का एक एक हाथ थाम लिया। फिर बोले, अब जब तुम सब लोग जान ही गए हो कि मैं इस दुनिया में अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला हूँ, तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे मेरे दोनों पोतों पर पूरा विश्वास है और गर्व भी है, लेकिन अयान, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे इस फैसले को समझोगे और अपने भाई का हमेशा साथ दोगे और उसकी बात मानोगे। अयान, दादू, मेरे लिए भाई की हर बात हमेशा सही होती है। मैं हमेशा उनका साथ दूंगा और उनकी बात मानूंगा। लेकिन प्लीज आप ये दुनिया से जाने वाली बात मत बोलो ना। देवनारायण जी, जो सच है उसे स्वीकार करो। मेरा फैसला कंपनी को लेकर यह है कि मैं श्लोक को कंपनी का सीईओ बनाना चाहता हूँ और तुम्हें कंपनी का एमडी। बाकी की प्रॉपर्टी में तुम दोनों भाइयों का बराबर हिस्सा मैंने वसीयत में लिख दिया है। अगर इस बात में किसी को कोई आपत्ति है तो अभी बता सकता है। सुमन ने जब सुना कि श्लोक को सीईओ बना रहे हैं तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अयान बोल पड़ा, दादू आपके फैसले पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये सब करना जरूरी है? मैं तो काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसलिए एमडी की पोस्ट का काम कैसे संभाल पाऊंगा। भाई आप बोलिए ना कुछ दादू को। श्लोक इतनी देर से खामोश बैठा हुआ था क्योंकि वो देवनारायण जी के दूर जाने के ख्याल से ही नहीं उभर पा रहा था। उसे फिलहाल कंपनी से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए उसके दादू ही सबसे कीमती थे। लेकिन सुमन ने उसकी खामोशी का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। वो मन में सोचने लगी, यह क्यों कुछ बोलेगा, इसे तो सब बैठे बिठाए मिल रहा है। सही कह रहा था श्लोक, मेरा ही बेटा बेवकूफ़ है जिसे कुछ समझ नहीं आता। इसको सीईओ की पोस्ट के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन यह तो एमडी की पोस्ट भी हाथ से गंवाने पर तुला हुआ है। श्लोक के कुछ न बोलने पर देवनारायण जी आगे बोले, श्लोक, मैं चाहता था कि अपने जाने से पहले तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूं।
यही मेरी आखिरी इच्छा थी, लेकिन मैं असफल रहा। नहीं ढूंढ पाया तुम्हारे लिए अच्छी लड़की। एक लड़की पसंद भी आई थी, हर तरह से परफेक्ट थी वो, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है, तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। तुम्हें भी कोई लड़की पसंद नहीं है, वरना उससे तुम्हारी शादी करवा देता और अपनी आंखों के आगे अपनी पोता बहू को देख लेता। लेकिन शायद मेरी आखिरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। जगमोहन जी। श्लोक बेटा, तुमको अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो। देव के रहते रहते शादी हो जाती है तो वो भी सुकून से रहेगा। श्लोक, मुझे दादू से अकेले में कुछ बात करनी है। देवनारायण जी ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। सब लोग बाहर चले गए। सुमन ने घूरकर श्लोक को देखा। उसके मन में चल रहा था कि न जाने श्लोक अब अकेले में क्या बात करेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी फिलहाल सिवाय बाहर जाने के। इसलिए मन मारकर वो भी अयान और जगमोहन जी के पीछे कमरे से बाहर निकल गई। श्लोक, आपने क्यों किया ऐसा? देवनारायण जी, किस बारे में बोल रहे हो तुम? श्लोक, इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको कि मुझे हक था सच जानने का? आपकी सिचुएशन के बारे में मुझे पता होना चाहिए था। देवनारायण जी, तुम पर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां थी। घर का माहौल कैसा है? सुमन का तुम्हारे लिए व्यवहार मुझसे छुपा नहीं है। मेरी इस बीमारी की बात भी मुझे खुद आखिरी दौर में पता चली। ऐसे में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था, तो क्यों तुम्हें टेंशन देता मैं? बस तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता था। श्लोक, और अब क्या? अब मैं सुकून से रह पाऊंगा? आपके बिना मैंने अपनी लाइफ सोची ही नहीं है। मेरा क्या होगा आपके बिना? देवनारायण जी, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, मेरे परिवार को एक रखना होगा। इसलिए तुम्हारी शादी करवाना चाहता था मैं, ताकि तुम सीईओ बनकर ऑफिस को संभाल सको और वो घर के साथ साथ तुम्हें संभाल सके। श्लोक, सीईओ की पोस्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे। मिसेस सहगल को ये बात पसंद नहीं आएगी। ना ही मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए। आप अयान के नाम सब कर दीजिए। दादू। देवनारायण जी, मुझे मेरे दोनों पोतों से बराबर प्यार है, लेकिन अयान अभी नादान है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। इसलिए तुमको सीईओ बना रहा हूँ मैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। बाकी मेरी आखिरी इच्छा तुम्हारी शादी थी, जो अब अधूरी रह जाएगी। लेकिन तुम जब भी शादी करो तो ऐसी लड़की को चुनना जिसे देखकर ही तुम अपने दुख भूल जाओ। देवनारायण जी की यह बात सुनकर श्लोक को हीर का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और ये बात देवनारायण जी ने भी नोट कर ली। वो बोले, प्यार करते हो किसी से? इस बात को सुनकर श्लोक होश में आ गया था। वो सोचने लगा कि प्यार तो वो आस्था से करता है, तो सुकून वाली बात सुनकर एक अजनबी लड़की का चेहरा उसके जहन में क्यों आया? देवनारायण जी, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे जवाब से मेरी उम्मीद जुड़ी हुई है। श्लोक अब सोच में पड़ गया। उसके दादू ने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, उसकी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी की। आज वक्त था उनको एक खुशी देने का, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया था। उस अजनबी लड़की के बारे में सोचने का अब वक्त भी नहीं था और शायद कोई मतलब भी नहीं था। श्लोक, दादू, मैं एक साल से एक लड़की को डेट कर रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया का मसाला नहीं बनाना चाहता था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने रिलेशन को ऑफिशियली अनाउंस कर दूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि देवनारायण जी की तबीयत बिगड़ने लगी। श्लोक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और वो लोग आकर देवनारायण जी को चेकअप करने लगे। श्लोक चिंता में पड़ गया कि उसके दादू के पास वाकई में वक्त बहुत कम है और अब वो उनकी आखिरी इच्छा जल्दी से पूरी करेगा। कुछ देर बाद देवनारायण जी फिर से नॉर्मल हो गए। अब उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास आ गए थे। देवनारायण जी, श्लोक, तुम कुछ बता रहे थे? श्लोक, जी दादू, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं कल ही शादी करूँगा। यहीं हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड मैरिज होगी। मैं कल सारा अरेंजमेंट कर दूंगा यहीं पर। श्लोक की बात सुनकर सबको झटका लगा था। अयान, जगमोहन जी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, तो वहीं देवनारायण जी के चेहरे पर मुस्कान थी। सुमन को तो हैरानी हो रही थी, साथ ही उसके दिमाग में अब ये बात चलने लगी कि श्लोक एक बार फिर से अपने दादू की नज़रों में अच्छा बन जाएगा। अगर उसने शादी कर ली तो देवनारायण जी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी और इस बार वो श्लोक को उनकी नज़रों में गिराकर रहेगी। वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी।
देवनारायण जी को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया। जगमोहन जी उनके रूम में रुक गए, जबकि सुमन, अयान और श्लोक रूम से बाहर आ गए। अयान बहुत खुश था कि उसका भाई फाइनली शादी कर रहा है। उसने श्लोक को बधाई दी और छेड़ने लगा। बड़े छुपे रुस्तम निकले आप तो भाई, भनक तक नहीं लगने दी मुझे। वैसे मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आपने मुझसे छुपाया, लेकिन भाभी आने की खुशी में आपको माफ़ करता हूँ। आई एम सो हैप्पी भाई। श्लोक ने उसे गले से लगाया तो अयान धीरे से उसके कान में बोला, तो उस दिन मॉल में आपने मेरी भाभी को ही किस किया और वो वहीं थी, फिर भी आपने मुझसे मिलवाया नहीं। श्लोक, कल मिल लेना। श्लोक वहाँ से कल की अरेंजमेंट करने के लिए कुछ देर के लिए चला गया। अयान ने जगमोहन जी को भी घर भेज दिया और सुमन भी थोड़ी देर के लिए घर चली गई। रात में श्लोक हॉस्पिटल वापस आने वाला था। श्लोक हॉस्पिटल से सीधा आस्था के घर पहुंचा। उसे अचानक देखकर आस्था भी शॉक हो गई। उसने श्लोक का वेलकम किया और उसके पास ही बैठ गई। श्लोक, आस्था, मैं कुछ जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। आस्था, आर यू ऑल राइट बेबी? श्लोक, दादू, उनको लंग कैंसर है, लास्ट स्टेज। आस्था, ओह, तो अभी वो कैसे हैं? श्लोक, हॉस्पिटल में है। उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए। आस्था, आपने क्या कहा फिर? श्लोक, मैंने उनको बता दिया हमारे बारे में। मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं कल ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आस्था तो शौक हो गई। श्लोक सैगल उससे शादी के लिए पूछ रहा था। जिस लड़के को पटाने के लिए उसने इतना खेल खेला, जैसी लड़की वो चाहता था उस टाइप की होने का दिखावा किया, वो सब मेहनत आज रंग लाई थी। श्लोक उसे खुद शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। आस्था, हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि क्यों नहीं, आपसे शादी करना हर लड़की का सपना है। मैं तो खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि आपने मुझे अपने काबिल समझा। श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, हम कल ही शादी करेंगे। शाम को रेडी रहना। हॉस्पिटल में ही रजिस्टर्ड मैरिज होगी। मैं जानता हूँ कि हर लड़की की तरह तुम्हारे भी कई सपने रहे होंगे अपनी शादी को लेकर, लेकिन फिलहाल मैं मजबूर हूँ कि धूमधाम वाली शादी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम्हारे हर सपने को मैं शादी के बाद पूरा करूंगा, ये वादा है मेरा। अब मैं चलता हूँ। कल डिजाइनर आ जाएगा यहाँ, उससे अपने लिए लहंगा सेलेक्ट कर लेना और बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए दोपहर तक अरेंज हो जाएंगी। इतना बोलकर श्लोक वहाँ से निकल गया। आस्था तो खुशी से झूम उठी। वो खुद से ही बोली, ओह माय गॉड, श्लोक ने मुझे शादी के लिए पूछा। कल ही मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं बन जाऊंगी मिसेज आस्था श्लोक सहगल। वाओ, आई कॉन्ट बिलीव दिस। अब करूंगी मैं राज सहगल एम्पायर पर। पैसा, पावर, सब कुछ मेरे पास होगा। श्लोक मुझे हीरोइन भी बना देगा। आज तो इस खुशी में जश्न मनाना बनता है। आस्था ने अपने आने वाली जिंदगी के सपने भी बुनने शुरू कर दिए थे, तो वहीं अपने घर के आंगन में औरतों के बीच बैठी हुई हीर अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखकर अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। मेहंदी के बीच बना हुआ वो यस अक्षर उसे जैसे चिढ़ा रहा था। पिछले 2-4 दिनों में ही उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी और आगे उसके साथ क्या होगा, कैसे वो राघव की जगह सौरभ को दे पाएगी, यह सोच सोच कर ही उसके दिल में घबराहट हो रही थी। एक तरफ हीर थी जो अपने मरे हुए पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शादी कर रही थी, तो दूसरी ओर श्लोक था जो अपने दादू के जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें थोड़ी सी खुशी देना चाहता था, इसलिए शादी कर रहा था। सुमन लगातार अपने कमरे में चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। आज उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। पहले तो देवनारायण जी ने श्लोक को सीईओ बना दिया था, उस पर से श्लोक शादी कर रहा है जिससे एक बार फिर वो देवनारायण जी की नज़रों में ऊंचा हो जाएगा, जो कि सुमन को कतई बर्दाश्त नहीं था। वो खुद से ही बोलने लगी, ये श्लोक क्या कम था जो अब शादी करके इस घर में एक मुसीबत और लेकर आ रहा है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इस बार ऐसी चाल चलूंगी कि श्लोक को उसकी दादू की नज़रों में गिरा दूंगी। जब वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा तो पापा जी की उम्मीद टूट जाएगी और इस बात का गम श्लोक को भी चैन से जीने नहीं देगा कभी। इसके बाद सुमन ने किसी को फ़ोन किया और सामने से जब फ़ोन उठाया गया तो सुमन बोली, रमेश, तुमसे जो काम करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वो हो गया?
रमेश, जी मैडम, मैं श्लोक सर के पीछे ही गया था। वो उसी लड़की आस्था चोपड़ा से मिलने के लिए गए थे। सुमन, ओह, तो ये बात तो पक्की हो गई है कि श्लोक उस आस्था से शादी करेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक काम करो रमेश, कल दोपहर 2 बजे तक रेडी रहना। इतने दिनों में जो भी तुमने काम किया है उसके साथ। रमेश, जी मैडम। इतना बोलकर दोनों तरफ से कॉल कट कर दी गई। सुमन खुश होते हुए मन में सोचने लगी, ओ मेरे बेटे श्लोक, कल का दिन तुम भूल नहीं पाओगे। दूसरी तरफ श्लोक वापस हॉस्पिटल आ गया था। उसने अयान को घर जाने को बोला, लेकिन वो नहीं माना। श्लोक ने भी फिर ज़्यादा जिद नहीं की। दोनों भाई रात भर हॉस्पिटल में रुके। अगला दिन हीर के घर में आज सुबह से चहल पहल थी। आज हीर की शादी जो थी। भवानी और नीरज तो भाग भाग कर सब काम कर रहे थे। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। लेकिन इसी घर में दो लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और वो थी हमारी हीर और सालू। खैर, एक तरफ एक दुल्हन दुखी थी, तो वहीं दूसरी ओर दूसरी दुल्हन यानी कि आस्था अभी तक रात के शराब के नशे में धुत थी। श्लोक उसके फ़ोन पर कम से कम 5-6 बार कॉल कर चुका था, लेकिन सब बेअसर। रात को श्लोक से शादी करने की बात सुनकर उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, जो अभी तक उतरी नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद घर की डोरबेल की आवाज़ सुनकर आस्था की नींद टूटी। उसने अलसाई आंखों से घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 11 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर बाथरूम में भागी और फ्रेश होकर बाहर आई। उसका फ़ोन एक बार फिर से बज रहा था। उसने देखा तो स्क्रीन पर श्लोक नाम फ्लैश हो रहा था। आस्था, हेलो, गुड मॉर्निंग जान। श्लोक गुस्से में, कहाँ थी तुम? कब से फ़ोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें। तुमसे शादी कर रहा हूँ तो क्या अभी से मुझे नखरे दिखाओगी? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने को। आस्था, सॉरी, वो शादी के बारे में सोच सोच कर मैं रात भर सो नहीं पाई। फ़ोन भी साइलेंट पर था मेरा। श्लोक, अभी जाकर दरवाज़ा खोलो। डिज़ाइनर बाहर खड़ा है तुम्हारे घर के। लहंगा सिलेक्ट करो अपने लिए। फिर फिटिंग में भी टाइम लगेगा, और ज्वेलर भी आता ही होगा कुछ ही देर में। जो पसंद आए ले लेना। 5 बजे ब्यूटिशियन आ जाएगी, सो 7 बजे तक रेडी हो जाना। ड्राइवर आ जाएगा लेने। श्लोक ने फ़ोन काट दिया। आस्था ने फ़ोन की ओर देखते हुए कहा, चिल्ला लो जितना चिल्लाना है मिस्टर श्लोक। एक बार ये शादी हो जाए, फिर मैं तुमको बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। आज तुम इतना बड़ा तोहफा मुझे दे रहे हो, तो आज के दिन तुम्हारे इस गुस्से से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आस्था फिर बाहर गई और उसने दरवाज़ा खोलकर डिज़ाइनर का वेलकम किया। उसने अपने लिए एक शानदार रेड लहंगा सिलेक्ट किया। थोड़ी देर में ज्वेलर भी आ गया। आस्था ने भारी डायमंड के सेट पसंद किए। आखिर वो श्लोक सहगल की होने वाली बीवी थी। आज के दिन उसने जी भरकर अपने चाव पूरे किए। दूसरी तरफ श्लोक और अयान कुछ देर के लिए घर आए थे, आराम करने के लिए, जबकि जगमोहन जी और उनका बेटा देवेंद्र हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सुमन ने जब श्लोक को अपने कमरे की ओर जाते हुए देखा तो वो बोली, रुको श्लोक। अयान और श्लोक दोनों हैरान रह गए कि आज ये सूरज किस दिशा से उग आया है। जो सुमन श्लोक से नाम मात्र की बात भी नहीं करती, वो आज उसे उसके नाम से बुलाकर रोक रही है। खैर, श्लोक रुक गया। वैसे तो उसका फिलहाल कोई मूड नहीं था सुमन से उलझने का, लेकिन अगर फिर भी वो कोई बकवास करेगी तो श्लोक उसे उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी था। अयान भी रुक गया था और अपनी माँ को ऐसा लुक दे रहा था जैसे कहना चाहता हो कि प्लीज सुबह सुबह मत शुरू हो जाना। सुमन, अयान, मुझे घूरना बंद करो। घर के माहौल को देखते हुए मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं सुबह सुबह किसी से उलझूं। मुझे बस श्लोक को ये देना था। इतना बोलकर सुमन ने एक बॉक्स श्लोक के आगे कर दिया। श्लोक उस बॉक्स को देखने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉक्स में क्या है और सुमन उसे क्यों यह बॉक्स दे रही है। फिर भी उसने वो बॉक्स सुमन के हाथों से ले लिया। श्लोक ने बॉक्स खोला तो उसमें एक मंगलसूत्र था। श्लोक ने सवालिया निगाहों से सुमन को देखा। सुमन, तुम्हारी माँ का मंगलसूत्र है यह। तुम्हारे पापा ने मुझे यह दिया था अपनी मौत से कुछ समय पहले। उन्होंने बताया था कि तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि उनका ही मंगलसूत्र तुम्हारी होने वाली बीवी पहने। आज जब तुम शादी करने जा रहे हो तो मैं तुम्हें यह दे रही हूँ। उनकी अमानत थी जो मेरे जिम्मे थी।
अब तुम इसे संभाल लो। इतना बोलकर सुमन हॉस्पिटल की ओर चली गई, जबकि सुलोक अभी तक वहीं खड़ा होकर सुमन के जाते हुए देख रहा था। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तब वो सेंस में आया और अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में आकर उसने उस मंगलसूत्र को अपने हाथ में लिया और एक बूंद आंसू उसकी आंखों से बह गया। दोपहर हो गई थी। सुलोक और अयान फिर से हॉस्पिटल आ गए थे। सुमन अब घर जाने का बोलकर हॉस्पिटल से निकल गई। सुमन हॉस्पिटल से निकलकर अपने फ़ोन पर आए एड्रेस की ओर जा रही थी। थोड़ी देर में वो उस बिल्डिंग के आगे पहुंच चुकी थी जहां आस्था रहती थी। वहां पहले से ही रमेश सुमन का इंतजार कर रहा था। उसने आगे बढ़कर सुमन को बिल्डिंग में चलने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो दोनों आस्था के घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। रमेश ने डोरबेल बजाई और इंतजार करने लगा। अंदर आस्था खुशी खुशी दरवाजा खोलने आई, क्योंकि उसे लगा कि श्लोक ने शायद उसके लिए शादी में पहनने के लिए कुछ और भी भेजा हो। लेकिन दो अनजान चेहरों को देखकर वो हैरान रह गई। आस्था, जी कहिए। सुमन, अपनी होने वाली सासू माँ का स्वागत नहीं करोगी बहू रानी? आस्था, जी आप, मैंने आपको पहचाना नहीं। सुमन, मैं सुमन सहगल, श्लोक की माँ। शादी का शगुन लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अब क्या दरवाजे पर ही शगुन दे दूँ? आस्था झेपते हुए। अरे आंटी प्लीज आइए ना, मैंने कभी आपको देखा नहीं था ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। सॉरी। सुमन अंदर आते हुए बोली। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आओ और बैठो मेरे पास। इतना बोलकर सुमन वहाँ लगे सोफे पर बैठ गई। रमेश भी वहीं आकर खड़ा हो गया था। आस्था हैरान होते हुए सुमन के पास जाकर बैठ गई। सुमन उसे देखते हुए बोली, मानना पड़ेगा श्लोक की पसंद को, खूबसूरत हो काफी। इसी खूबसूरती में फंसाया है ना तुमने श्लोक को? आस्था का चेहरा उतर गया यह बात सुनकर। वो सच में सोच बैठी थी कि श्लोक की माँ उसके लिए शगुन लेकर आई हैं, लेकिन उसे कौन बताए कि श्लोक की अपनी माँ नहीं बल्कि उससे नफरत करने वाली उसकी सौतेली माँ है। आस्था, आंटी ये आप क्या बोल रही हैं? मैं प्यार करती हूँ श्लोक से। सुमन, बकवास बंद करो अपनी। ये जो इस खूबसूरत चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा लगाकर घूम रही हो ना, वो श्लोक को पागल बनाने के लिए ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे इस दिखावे वाले चेहरे के पीछे छुपे काले दिल को पहचान गई हूँ। प्यार वाली बकवास बात तो तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। रमेश, बहू रानी का शगुन देना। इतना बोलकर सुमन ने पीछे की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। रमेश ने तुरंत एक बड़ा सा लिफाफा सुमन के आगे कर दिया। आस्था को समझ ही नहीं आ रहा था कि श्लोक की माँ को उसके बारे में ऐसा क्या पता चला कि ये यहाँ आई है और उसके मुंह पर उसकी पोल खोल रही हैं। सुमन ने लिफाफा खोलकर उसमें से कुछ तस्वीरें निकालकर आस्था के मुंह पर फेंक दी और बोली, देखो अपनी हकीकत। श्लोक से प्यार के दावे करती हो और रातें किसी और के साथ बिताती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्लोक को धोखा देने की? और उससे भी बड़ी बात, इतना बड़ा सपना देख कैसे लिया तुमने कि तुम जैसी घटिया लड़की सैगल खानदान की बहू बनेगी? आस्था फटी आंखों से अपने सामने पड़ी हुई तस्वीरों को देख रही थी। उन तस्वीरों में वो अलग अलग लड़कों के साथ दिख रही थी। कोई भी फोटो ऐसी नहीं थी जिसमें आस्था की स्थिति सही हो। हर फोटो में आस्था लड़कों के साथ गलत हरकत करते हुए ही दिख रही थी। और ये तस्वीरें झूठी भी नहीं थी, क्योंकि सच में आस्था उन लड़कों के साथ रह चुकी थी। लेकिन उसने अपनी चालाकी से श्लोक के सामने कभी ये बात आने नहीं दी थी। लेकिन सुमन को उसकी ये तस्वीरें कैसे मिली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो सुमन के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, सिर्फ श्लोक से ही प्यार करूंगी। सुमन ने उसे अपने पैरों से दूर छिटक दिया और बोली, हाथ मत लगाओ मुझे, तुम जैसी लड़की के लिए कोई माफ़ी नहीं है। मैं अभी श्लोक को सारी सच्चाई बताती हूँ। इतना बोलकर सुमन ने पर्स में से फ़ोन निकालने का नाटक किया। तभी आस्था गिड़गिड़ाते हुए बोली, आपको जो सज़ा मुझे देनी है दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ श्लोक को कुछ मत बताना, वो जान ले लेगा मेरी। प्लीज़ आंटी, रहम कीजिए मुझ पर। यही तो सुमन चाहती थी कि आस्था खुद से ही पूछे कि सुमन क्या चाहती है। इसलिए वो बोली, तुम आज शादी करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाओगी। श्लोक तुम्हें फ़ोन करेगा, लेकिन तुम्हें उससे यही कहना है कि मेरे लिए अमेरिका से मॉडलिंग का ऑफ़र आया है और अभी मैं शादी जैसी चीज़ों में पड़कर अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती।
तुम्हें उसे शादी के लिए मना करना है, लेकिन ऐसा करने से श्लोक मुझसे नफरत करने लगेगा। आस्था रोते हुए बोली। सुमन, तो तुम्हारी ये तस्वीरें देख कर क्या श्लोक तुम्हें गले लगा लेगा? आस्था, उसका दिल टूट जाएगा। आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि मैं यह सब बोलकर उसका दिल तोड़ूं? सुमन, तुम्हारी हकीकत सामने आने पर वो लड़कियों से ही नफरत करने लगेगा। उससे बेहतर है कि उसे इस तरह का धोखा मिले। आस्था रोने लगी। कहाँ तो वो ख्वाब देख रही थी सहगल परिवार की बहू बनने का, और कहाँ सुमन ने उसकी सारी गलत हरकतें पकड़कर उसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकालकर हकीकत से उसका सामना करवा दिया था। आस्था, लेकिन इस धोखे के बाद भी श्लोक चुप नहीं बैठेगा। वो कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ ही लेगा। इस सब के बाद मैं इस घर में तो रह नहीं पाऊंगी, तो मैं जाऊंगी कहाँ? सुमन, इतनी पत्थर दिल भी नहीं हूं मैं। तुम्हारे लंदन जाने की तैयारी करके आई हूँ। वहाँ तुम्हारे रहने खाने का सारा अरेंजमेंट हो रखा है, लेकिन कुछ ही समय के लिए। उसके बाद जॉब ढूंढ लेना अपने लिए कोई। श्लोक तुम्हें अगर ढूंढने की कोशिश भी करेगा तो अमेरिका में करेगा, जबकि रहोगी तुम लंदन में। अपना सारा सामान समेटो और आज रात की फ्लाइट से लंदन के लिए निकल जाओ। उसने एक बार फिर से रमेश की ओर इशारा किया, जिसने फ्लाइट की टिकट और बाकी कागज सुमन को दे दिए। सुमन आगे बढ़कर आस्था के पास गई और बोली, ये शगुन शादी न होने की खुशी में। और एक बात, ऐसी काफ़ी सारी तस्वीरें मेरे लॉकर में रखी हुई हैं, इसलिए कोई चालाकी मत करना, वरना अंजाम तुम अच्छी तरह से जानती हो। इतना बोलकर सुमन वहाँ से निकल गई और आस्था धम से सोफे पर बैठ गई। उसकी नज़र अपने हाथ में रखी टिकट पर गई और फिर दूसरी तरफ टेबल पर पड़ी अपनी तस्वीरों पर गई। उसको अब अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। ये सारी तस्वीरें पिछले कुछ दिनों की थीं, जब आस्था अपने अलग अलग मेल फ्रेंड से मिली और क्लोज हुई थी। इसका मतलब उस पर नज़र रखी जा रही थी और उसे पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ सुमन और रमेश अब रमेश की गाड़ी में बैठे हुए थे और सुमन ने अपने पर्स में से नोटों की 2 गड्डियां निकालकर रमेश को थमा दी और बोली, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है रमेश। मेरा दिल खुश हो गया। मैं आज कितनी खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकती। रमेश, थैंक यू मैडम। एक सवाल था मन में, इजाज़त हो तो पूछूं? सुमन, पूछो। रमेश, मैडम, आप श्लोक से इतनी नफरत करती हैं, तो इस गलत लड़की से उसकी शादी क्यों रोक दी? इससे शादी करके तो उसकी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद हो जाती और आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। सुमन, आज के दिन में श्लोक की शादी टूटना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। उसके दादू को उससे बहुत उम्मीदें हैं, जो टूटने पर श्लोक अपनी नज़रों में गिर जाएगा। रही बात गलत लड़की की, तो मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि श्लोक कभी शादी करे। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आने दूंगी मैं। अगर इस लड़की से वो शादी कर लेता, तो कल को यही लड़की मेरे सर चढ़ जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मेरे जीते जी। रमेश, समझ गया। सुमन, अच्छा सुनो, तुमने सीसीटीवी बंद करवा दिए थे ना बिल्डिंग के? मैं नहीं चाहती कि श्लोक को मेरे यहाँ आने की भनक भी लगे। रमेश, जी, हो गया। इधर रास्ता सोच में डूबी हुई थी कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि सुमन अगर श्लोक को ये तस्वीरें दिखा देती है तो श्लोक उसके साथ क्या करेगा वो खुद नहीं जानती। और अब लंदन जाने के अलावा और कोई सेफ ऑप्शन उसे नज़र नहीं आ रहा था। इसी सब में शाम हो गई थी और आस्था को रेडी करने के लिए ब्यूटिशियन आ चुकी थी और उसका लहंगा भी आ गया था, जिसे पहनकर फिलहाल तो वो रेडी हो रही थी, क्योंकि अगर अभी श्लोक को पता चला कि वो शादी नहीं करने वाली है, तो श्लोक उसे वहां से कहीं नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ एक कमरे में बैठी हुई हीर को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। सुर्ख लाल जोड़ा पहने हुए खूबसूरती तो उसके चेहरे पर बहुत थी, लेकिन नूर बिल्कुल भी नहीं था। आंखों में काजल के साथ साथ हल्की सी नमी भी थी। पिछले कुछ दिनों से रो रो कर शायद आंसू भी सूख चुके थे। कुछ ही देर में उसकी बारात आने वाली थी, लेकिन दूल्हा मनचाहा नहीं था। हीर को तैयार कर दिया गया था। वो आईने के सामने बैठी हुई खुद को देख रही थी। शादी करना और दुल्हन बनना हर लड़की के लिए ये दिन बड़ा खास होता है, लेकिन हीर के लिए दिन बस एक जिम्मेदारी हो गया था,
जो ना चाहते हुए भी उसे निभानी पड़ रही थी। अगर वो राघव से ना मिली होती और सौरभ से उसका रिश्ता तय हुआ होता तो भी वो एक आम लड़की की तरह अपनी शादी की हर रस्म में खुश होती। लेकिन आज उसे इस शादी में कोई खुशी नहीं हो रही थी। इसके उलट उसे एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। तभी उसके पड़ोस की कुछ सहेलियां उसके पास आ गईं और बातें करने लगीं। वो सब शादी और उसके बाद होने वाले बदलाव के बारे में खुश होकर बातें करने लगीं, जिनमें हीर का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनमें से एक ने हीर के उतरे हुए चेहरे को देखा तो बोली, क्या बात है हीर, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? हर रस्म के दौरान तुम एकदम चुप चुप सी थी। कोई बात है तो अभी बोल दो। एक बार शादी हो गई फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हीर मन में सोचने लगी, सबको सब बता दिया है लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब जो किस्मत में लिखा है वही मिलना है। दूसरी लड़की, कहाँ खो गई हो हीर? हीर, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ। क्या होगा आगे? कैसे एडजस्ट करूंगी मैं? वही सब सोच के डर लग रहा है। अरे सब मैनेज हो जाएगा। एक बार वहां जाएगी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। तभी उनमें से एक और लड़की बोली, इधर सालू कुछ काम से अपने माँ पापा के कमरे के स्टोर रूम में आ गई थी, जिसके बारे में नीरज और भवानी को कुछ पता नहीं था। इसलिए वो दोनों अपने कमरे में आकर कुछ बातें करने लगे। जब उनकी बातें सालू के कान में पड़ी तो उसके कदम ठिठक गए और वो वहीं चुपकर उनकी बातें सुनने लगी। भवानी, बारात कुछ ही देर में आने वाली है। दूल्हा कब बदलेगा? क्योंकि सबके सामने तो हमें सौरभ का ही स्वागत करना पड़ेगा, वरना हमारा खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा। नीरज, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। द्वार पूजन और वरमाला तक सबके सामने सौरभ रहेगा और फेरों में बैठने से पहले मैं किसी बहाने से उसे अपने साथ इस कमरे में ले आऊंगा और यहाँ से बाहर दूल्हे के रूप में ठाकुर साहब का बेटा निकलेगा। चेहरे पर सेहरा आ जाएगा और एक बार फेरे हो गए, बस फिर क्या है। दूल्हा बदलने की बात सुनकर सालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके माँ बाप, उसे यह समझ नहीं आई। वो आगे सुनने लगी, भवानी, बस ध्यान रहे बिना किसी झंझट की ये शादी हो जाए, वरना वो ठाकुर हमें मार देगा। और उसका वो सनकी बेटा उम्र में मुझसे भी बड़ा है और शादी करने चला है हीर से। उसको तो हीर एक नज़र में भा गई थी। उसका बस चलता तो वो कब का हीर को उठाकर ले गया होता। वो तो ठाकुर साहब का डर है उसे। नीरज, हाँ चलो अब सब तय हो गया है ना। बस एक बार ये मुसीबत मेरे सर से उतर जाए फिर तो ऐसी ऐस होगी। कितने पापड़ बेले हैं इस शादी के लिए। भैया की आखिरी इच्छा का झूठ बोला, सौरभ के परिवार का नाटक खेला, इनको भी पैसे देकर भेजना है यहाँ से। देखो बारात आने वाली होगी, जो भी रस्में करनी है वो जल्दी जल्दी करना। इतनी बातें करके दोनों कमरे से बाहर निकल गए। सालू कुछ मिनटों के लिए तो वहीं जमसी गई थी। उसके माँ बाप कितने गिरे हुए हैं इस बात का आज उसे पता चल गया था। हीर की शादी एक साजिश है और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन क्यों? इस बात का जवाब फिलहाल तो उसके पास नहीं था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। इधर बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सालू जल्द से जल्द हीर के पास पहुंचना चाहती थी ताकि उसे सारी सच्चाई बता सके, लेकिन उसे बीच में ही रिबन कटिंग के लिए ले गए। अब वो करे भी तो क्या करे। खैर किसी तरह रिबन कटिंग हुई, जिसमें सालू ने कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि जो शादी ना होके खेलो उसमें वो क्या ही मांगेगी। लेकिन इस दौरान उसने बारात में आए लोगों को एक नज़र देखा तो उसे लगभग सभी बाराती गुंडे जैसे लगे। दूसरी तरफ आस्था रेडी हो गई थी, ब्यूटिशियन जा चुकी थी और आस्था अब जल्दी से अपना बचा हुआ सामान समेट रही थी, क्योंकि उसने ज़्यादातर पैकिंग तो सुमन के जाने के बाद ही कर ली थी। फिर उसने जल्दी से कपड़े बदले और सारा मेकअप उतारा और सुमन की भेजी हुई गाड़ी में बैठकर निकल गई एयरपोर्ट की तरफ। श्लोक अपने कमरे में रेडी हो गया था। आज कोई धूमधाम वाली शादी नहीं थी, इसलिए उसने सिंपल ब्लैक कोट पैंट पहने हुए थे। अपने कमरे में लगे आईने में खुद को देख रहा था वो, और हाथ में अभी भी उसकी माँ का मंगलसूत्र पकड़ रखा था उसने। वैसे तो श्लोक बहुत प्रैक्टिकल लड़का था, लेकिन आज उसके हाथ में लिया हुआ यह मंगलसूत्र उसे इमोशनल कर गया था।
अचानक इस शादी से उसने अपनी भावनाएं जोड़ ली थी और अपनी माँ का आशीर्वाद इस मंगलसूत्र के जरिए वो आस्था को पहनाने वाला था। अब तक वो ये शादी सिर्फ अपने दादू की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वो शादी को दिल से निभाने के बारे में सोचने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उसकी सोच से बाहर निकाला और वो अयान था। अयान भाई, मैरिज रजिस्ट्रार पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। माँ का कॉल आया था, हमें भी अब चलना चाहिए। श्लोक हाँ चलो। दोनों भाई हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। श्लोक ने एक गाड़ी आस्था को लेने के लिए उसके घर की ओर भेज दी थी। इधर सालू जल्दी से फ्री होकर हीर के कमरे में आई और जो भी लोग उस कमरे में थे उन्हें किसी बहाने से बाहर भेज दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। हीर, तुझे क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों दिख रही है तू? सालू, सुन, टाइम बहुत कम है, तू भाग जा यहाँ से। हीर, ये क्या बोले जा रही है तू? मैं ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। ये शादी नहीं, तेरी बर्बादी है। तेरी शादी सौरभ से नहीं हो रही है, बल्कि किसी ठाकुर के बेटे से हो रही है, जो माँ से भी बड़ी उम्र का आदमी है। यह सब एक साजिश है, जिसमें लोगों को दिखाने के लिए बरमाला तक सौरभ दूल्हा बन के सबके सामने रहेगा और फिर फेरों में दूल्हा बदल जाएगा। माँ पापा ने ये सब किया है हीर, अभी मौका है, तू भाग जा। मैं यहाँ सबको बोल दूंगी कि तू ये शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए भाग गई। सालू उसको सारी हकीकत बताते हुए बोली। तू पागल तो नहीं हो गई है? चाचा जी मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने। हीर बोलने लगी तो सालू ने एक बार फिर से उसकी बात काट दी। वो बोली, तू भरोसा करती रह, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वही सच है। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आई हूँ। कोई बहुत बड़ी साजिश है सबके पीछे, और बड़े पापा की आखिरी इच्छा तो सिर्फ बहाना है ताकि तू मना ना कर सके इस शादी के लिए। हीर, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। तू भाग जा यहाँ से। क्या करेगी अब हीर? क्या वो कर लेगी सालू की बात पर यकीन, या अभी भी अपने चाचा पर विश्वास करके कर लेगी ये शादी? जानने के लिए पढ़ते रहें नेक्स्ट पार्ट।